दोस्तों, थायराइड गले का एक ऐसा ग्लैंड जो कि हमारे सभी ऑर्गन्स को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करता है, लेकिन इनका इनबैलेंस हो जाना, ओवर एक्टिव हो जाना या फिर इनएक्टिव हो जाना किस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, कैसे इसे मैनेज किया जाए, जानेंगे डॉक्टर सुमन कोतवाल जी से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, थायराइड आज पूरी दुनिया भर में जैसे ये डे मनाया जा रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से अपने व्यूवर्स को समझाना चाहते हैं कि थायराइड तो हमारे गले में होता ही है, लेकिन इसको ओवर एक्टिव हो जाना या फिर इनएक्टिव हो जाना क्या कारण रहते हैं? मैम, थायराइड जैसे आपने कहा एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। जैसे हमारी बॉडी में 7 to 8 या 9 ग्लैंड्स हैं, उसमें से एक थायराइड ग्लैंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि ये आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी ब्रेन ग्रोथ, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपका एनर्जी, आपका हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो इसमें एक्चुअली थायराइड बेसिकली हार्मोन्स बनाता है, तो उसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है, उसको कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। और एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है, जिसको आप इनएक्टिव कह रहे हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो ये दो कंडीशन है जो बड़ी कॉमन है, और आई थिंक पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो इसकी थायराइड डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस अगर देखें, अराउंड 42 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग विद थायराइड डिसऑर्डर्स। ये एक इतनी बड़ी समस्या है और बहुत कम लोग जान पाते हैं कि वो थायराइड से पीड़ित हैं। सर, कॉम्प्लिकेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे क्या लक्षण लेकर लोग आपके सामने आते हैं जब आप इंडिकेशन देखते हैं कि इसको थायराइड हो सकता है? जी, दो चीज़ें हैं। एक मैं पहले हाइपोथायराइडिज्म की बात करूंगा, फिर हाइपर की। हाइपोथायराइडिज्म में कॉमन सिम्टम जैसे वेट गेन हो गया, आपकी अगर फीमेल है तो उसको पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आते हैं उसको। अगर कभी कभी हम देखते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी का एक रीज़न ये है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी कोर्स स्किन हो रही है। लेडीज़ की सिंपल स्मूथ स्किन होती है, बट जब कोर्स स्किन हो रही है और आपकी वॉइस होर्स हो रही है, या कभी कभी आपको देखता है कि गले में थोड़ी स्वेलिंग लग रही है थायराइड की जगह, तो वो कुछ लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन पेशेंट ज़्यादातर ये चीज़ें इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं शायद मैंने खाना कम खाती हूँ, मेरी अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, या मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ तो मे भी शायद उससे सिम्टम्स है, या और चीज़ों का एट्रीब्यूट करते हैं। बट असली जो चीज़ है उसको इग्नोर करते हैं। तो ये लेके जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसका थायराइड टेस्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा, इवन आज के टाइम में अराउंड 100 to 200 रुपीज़ में TSH टेस्ट हो जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि आपको हाइपर एक्टिविटी है या अंडर एक्टिविटी। ओके, तो सर डायग्नोज आपने कहा कि बड़ा एक सिंपल से टेस्ट से हो जाता है। सर, प्रोन कौन है, कौन लोग, रिस्क फैक्टर क्या है जिनको होता है ये? जी, फीमेल एज सच, फीमेल जेंडर, फीमेल सेक्स जिसको कहते हैं, उनको ज़्यादा कॉमन है। ऑटोइम्यूनिटी नंबर 1 रीज़न है आजकल थायराइड डिजीज़ का। बट पुराने ज़माने में जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी, जब आयोडाइज साल्ट नहीं था उस टाइम में आयोडीन डेफिशिएंसी से भी हाइपोथायराइडिज्म होता था। तो आज के टाइम में लेकिन आयोडीन डेफिशिएंसी उतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि मोस्टली आई थिंक मोर देन 95% लोग आयोडाइज साल्ट खाते हैं, तो उसकी वजह से ये नहीं है। बट आज के टाइम में ऑटोइम्यूनिटी, जैसे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट अपने बॉडी में अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो थायराइड को डिस्ट्रॉय करती हैं, उससे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन कम बनता है। बट एक और ऑटोइम्यूनिटी है जिससे थायराइड ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा बनता है, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जैसे उसमें एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ में ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनता है, और जब आपको मैं बताऊंगा कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनने के सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पेशेंट को पता लग सकता है कि शायद मुझे हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। उसमें क्या होता है, पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाता है, उसको ट्रेमर्स होते हैं, पैल्पिटेशन होती है, उनको समझ नहीं आती कि क्यों हो रही हैं, और गले में हो सकता है आपको भी उस टाइम स्वेलिंग हो। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस इसमें भी हो सकती है। रिकरेंट अबॉर्शंस आपको हो रहे हैं तो आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। एक ही बीमारी के 2 टाइप्स हैं और दोनों का इफेक्ट अलग अलग से हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। तो सर, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है। तो पहले तो डायग्नोसिस बड़ा इजी है। एक तो पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है, बट कभी कभी सिम्टम्स इतने वेग से होते हैं पेशेंट नहीं बता पाता, तो सिंपल थायराइड टेस्ट, अगर आपको सस्पिशन है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो सिंपल एक थायराइड प्रोफाइल T3 T4 TSH कर लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको हाइपर या हाइपो है। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो बड़ा इजी ट्रीटमेंट, सिंपल, कास्ट इफेक्टिव, ओनली थायरॉक्सिन आपको शुरू करना है। थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट होती है इसमें, सिंपल सी एक टैबलेट आती है, अर्ली मॉर्निंग खानी होती है। और अगर पेशेंट को एक बार हाइपोथायराइडिज्म है, मोस्ट लाइकली उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी होती है, बट बड़ी सिंपल, इजी, और आप देखेंगे कि अराउंड
अराउंड 100 टैबलेट्स अराउंड 250 की पड़ती है, मान लीजिए 1 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है, बस इतना सा ट्रीटमेंट है। जो हाइपरथायराइडिज्म है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं वो भी ट्रीट करना। इट्स ट्रीटेबल, मैनेजेबल, आप पक्का इलाज भी कर सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ओके तो सर एक कड़वी सच्चाई थोड़ी थोड़ी ये भी है कि ये क्यूरेबल नहीं है, इसे कंट्रोल में रखना पड़ता है मेडिसिन लेके। जी, ये है कि जैसे आपको बॉडी में थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे तो आप एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहे हो तो आप, लेकिन आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आज के टाइम में ऐसी मेडिसिन है, सिंपल ओरल मेडिसिन खा के आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। सो 100% कंट्रोल रहेगा। हाँ, क्यूरेबल नहीं है, टोटली क्यूरेबल नहीं है, बट कंट्रोलेबल है एंड उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इजी है और फॉलो अप भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 मंथ्स में एक बार थायराइड टेस्ट कर लीजिए, उससे पता लग जाता है। ओके तो सर जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, जैसे आपने कहा कि कई तरह की चेंजेस जो है बॉडी में दिखती हैं, तो थेरेपी लेने से मेडिसिन की क्या रिवर्स हो जाते हैं वो चेंजेस? यस, इसीलिए तो ट्रीटमेंट देते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो अगर हम उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो तो उस मोस्ट लाइकली 99% वो पूरा करता है, बट उसमें यह है कि आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, फॉलो अप रेगुलर करना है और अपना थायराइड टाइम टाइम पे करना है, तब जाके आपको वो सारी चेंजेस रिवर्स होंगी। 1-2 बार मेडिसिन खा के महीने में 1-2 बार लेके आप टेस्ट कराएंगे तो वो चेंजेस रिवर्स नहीं होंगी, वो वापस आ सकती है अगर आप बीच में मेडिसिन डिसकंटिन्यू। तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है थायराइड डिजीज में तो बड़ा इंपॉर्टेंट। सर कहा जाता है जो थायराइड होता है पिलर ऑफ वो हार्मोन्स होते हैं जो कि फंक्शन होता है जो कि ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी तरह के। हमारे जो लेवल हैं वो ऑप्टिमाइज बने रहे, सर हमें प्रिवेंटिव मेयर्स में क्या कुछ कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो आपको अपना डाइट अच्छे से रखना है। जैसे अब मैं थायराइड पर्सपेक्टिव से बोलूँ, थायराइड में आपको जो चीज़ें लेनी है जिसमें आपको सेलेनियम अच्छे से होना चाहिए, आयरन अच्छे से होना चाहिए, जिंक अच्छे से होना चाहिए। तो इसमें कॉमन चीज़ें जो हम लेते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हमने लेने हैं, नट्स हमने लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी है और प्रोटीन अच्छे से हमारी डाइट में होना चाहिए। इससे हाँ यस, तो बैलेंस डाइट अगर लेंगे और एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे तो थायराइड चांसेस कम हो सकते हैं। बट फिर मैंने ये बताया कि ये ऑटोइम्यूनिटी है, ये आपकी एक्सरसाइज उस पर नहीं रहेगा, बट आपके जैसे थायराइड हार्मोन अच्छे से बने, आपको अच्छे से बॉडी में एक्ट करे, आपका वेट ज़्यादा ना हो, तो उसके हिसाब से अगर जो मैंने सिंपल चीज़ें आपको बताई कि डाइट अच्छे से ले लीजिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाइट में इंक्लूड करनी है, तो उससे थायराइड हेल्थ अच्छी रहती है। सर बच्चों में भी कई बार देखा जाता है कंजेनिटल थायराइड, क्या उनकी मेंटल ग्रोथ पर क्या असर देखा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूरी दुनिया में तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए कहा जाता है कि करना ही करना है। इंडिया में भी रिकमेंडेड है, बट अभी गाइडलाइंस नहीं बनी है कि करना ही करना है, बट मोस्ट लाइकली वी शुड डू। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को डिटेक्ट करेंगे तो बच्चे को हम जो बाद में क्रिटिनिज्म है या मेंटल ग्रोथ जो उसकी टोटल मेंटल रिटार्ड हो सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन इनिशियल 3 इयर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बचपन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है हर बच्चे को टेस्ट करवाना चाहिए थायराइड का 48 to 72 आवर्स। सो विद इन 3 डेज उसका टेस्ट हो जाना चाहिए थायराइड का। थोड़ा सा भी सस्पिशन है तो फिर से चेक करके उसको मेडिसिन उस टाइम लगेगी, उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी लाइफ बनेगी, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप करेगा, तो वो मेंटल रिटार्ड नहीं होगा। तो वो दवाई उसे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी और उसी टाइम से। और 3 साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंटल ग्रोथ के लिए, बट उसके बाद और चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको कह रहा था, ठीक है, आपकी एनर्जी, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका हार्ट रेट, आपके जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर कहीं ना कहीं जो थायराइड्स हमारे सभी ऑर्गन को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कम और ज़्यादा हो तो ये हमारी कई तरह की समस्याओं को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। सर आपने आज जहाँ पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, हमने कोशिश की कि थायराइड को लोग समझे, जानने और उससे बचाव के तरीके भी अपनाएं। बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा मैसेज दीजिए। सिंपल मैसेज, थायराइड जो डिजीज़ है, जो भी इसके डिसऑर्डर्स हैं, इनको इग्नोर ना करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है कि कुछ गले में कोई गांठ सी बन रही है, या जो मैं सिम्टम्स आपको बताए, जैसे आपको भूख कम लग रही है, वेट बढ़ रहा है, आपको ट्रेमर्स हो रहे हैं या एंग्जाइटी हो रही है, तो ये थायराइड डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। इवन अगर आपको थायराइड का कैंसर भी है, वो भी कुछ ऐसा कैंसर है जो ट्रीटेबल है और क्यूरेबल है, तो इसलिए इससे डरिए नहीं, लेकिन इसके सिम्टम्स इग्नोर नहीं कीजिए। थैंक यू सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि थायराइड एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर के कई भागों को इफेक्ट करती है, ऑर्गन को इफेक्ट करती है, हमारे जो लाइफस्टाइल वो चेंज हो जाता है। जागरूक रहें इसको लेकर और आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाजिर होंगे।